सो वो अर्न करना जो आपने बोला वो बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसा कुछ हमें चाहिए तो। बट स्टिल अगर हम पैशनेट हैं हमारी चीज़ों को लेकर के तो हमें अपना एफर्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। सो मैम अगेन हम चलते हैं थोड़ा मार्केट की तरफ भी, कि अभी बिहाइंड द सीन्स अगेन जो हम डिस्कस कर रहे थे कि एडवाइजरीज आ रही है बार बार, हमें इंस्टीट्यूशंस बोल रही है कि हमें इस तरीके से चलना है, ये करना है, ये नहीं करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सडनली पिछले कुछ महीनों से ऐसा शुरू हुआ और आज हम ये देख रहे हैं कि हमें रेगुलरली कुछ ना कुछ एडवाइस आ रहा है, कुछ ना कुछ गाइडलाइंस आ रही है, इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि ऐसे चलो, ऐसे मत चलो, ऐसे चलो, ये करो, ये मत करो। तो ऐसा अचानक से क्यों होने लग गया? इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या हो सकता है इसके पीछे का रीज़न कि सडनली दिस इज हैपनिंग राइट नाउ? देखिए, ये सबको पता है और अभी तो न्यूज़पेपर में इतना छप रहा है कि ओवर इंडेटेडनेस, और जो लोग यूपी और बिहार से मेरे को सुनेंगे जी। मुझे याद है कि लास्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड फैजाबाद ब्रांच, एंड सतीश, आई होप यू रिमेम्बर दिस, तब जब एक बोरोवर से हम मिले थे, उस दिन से मैं ये सवाल कर रही थी कि हाउस होल्ड इनकम सबका एक जैसा कैसे हो सकता है। हम लोग मतलब एट इंडस्ट्रियल लेवल हम सबका इनकम 3 लाख रुपए डाल रहे हैं, क्योंकि हम 1.5 लाख तक जा सकते हैं, 12,500 तक का EMI दे सकते हैं। हर एक ज्योग्राफी अलग है, हर एक ज्योग्राफी का इनकम अलग है। और हमने मतलब कोरोना के बाद सब लोगों ने ओवर एंथुसियाज्म में हम लोगों ने काफी मतलब बहुत अच्छा भी काम हुआ है, बट थोड़ा ओवर इंडेटेडनेस मार्केट में जो बढ़ा है उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि कलेक्शन के लिए टाइम ज़्यादा लगता है या थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। व्हाट वी हैव बीन सीइंग फॉर सम टाइम। तो अभी जो पीछे हुआ है उसके लिए मतलब आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस फोरम इन डिस्कसिंग कि क्या गलत हुआ या क्या सही कर सकते थे जी। अब जो हो चुका है उसको तो हम कुछ उसके ऊपर कोई बातें करने का मतलब नहीं है, बट आगे क्या हो सकता है और आगे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों SROs एमफिन और साधन ने बहुत अच्छी एक एडवाइजरी इशू करी है, जो कि 1 सितंबर से इम्प्लीमेंट होने वाली है। उसकी 2-4 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताती हूँ, जो कि मार्केट में सबको इम्पैक्ट करेगी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक एडवाइजरी ये है कि 2 लाख से ज़्यादा का किसी का आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। हमारा लोन जो प्रपोज्ड है, अगर हम 40,000, 50,000 या 60,000 जो भी लोन देना चाहते हैं, वो लोन को मिला के 2 लाख से ज़्यादा किसी का आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि मार्केट में जो ओवर इंडेटेडनेस या ओवर अग्रेशन है टू सम एक्सटेंट इट विल कम डाउन, क्योंकि बोरोवर को इतना जल्दी से और इतना आसानी से पैसा नहीं मिलेगा। बिटवीन द 2 SROs एडवाइजरी ऐसा भी है कि 2 लोन है तो तीसरा मत दो, 4 है तो 5वां मत दो। सो सम कैप ऑन नंबर ऑफ लेंडर्स, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे केसेस में देखा कि लोग 5, 6, 7, 8 लोन लेके बैठ गए, फिर उनको EMI सर्विस करने में प्रॉब्लम आती है। तो इससे रिलेटेड एडवाइजरी अभी सितंबर से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एडवाइजरी है वो है कि रिंग लीडर के थ्रू या ऐसे लोग जो एग्रीगेटर का काम करते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं, उनको लेके काम न करें, ऐसा एडवाइजरी है। और इसका काफ़ी सारा ऑडिट और इसका काफ़ी सारा ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग भी होने वाला है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो स्टाफ के लिए बहुत रेलेवेंट है, वो है इक्विफैक्स में क्रेडिट ब्यूरो में डेटा रिपोर्ट करना स्टाफ का। आज के दिन में भी वो है, हम लोग तो बहुत मेटिकुलसली करते हैं, बट बहुत सारे MFI कभी करते हैं, नहीं करते हैं, या जो डेटा में थोड़े इनकन्सिस्टेंसीज होते हैं, उसको लेके भी एडवाइजरी है कि डेटा रेगुलरली रिपोर्ट करें। तो इससे ये फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई छोटा मोटा फ्रॉड कर रहा है, एब्सकॉन्डिंग हो रहा है, ठीक से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, वो सारा क्रेडिट ब्यूरो पे चढ़ाना कंपलसरी होगा। इससे अगर किसी ने कहीं पे भी कुछ आगे पीछे काम किया, ठीक से काम नहीं किया, तो उसको कोई और MFI हायर नहीं करेगा। सो ये मेरा बहुत दिल से मतलब एक रिक्वेस्ट है लोगों को कि छोटे फायदों के चक्कर में अपना कैरियर बर्बाद नहीं करें, क्योंकि ये एडवाइजरी बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होने वाला है और इससे आगे जाके आपका कैरियर को नुकसान हो सकता है जी। और भी बहुत सारी एडवाइजरी है इन टर्म्स ऑफ लोन यूटिलाइजेशन चेक, कि हम थोड़ा चेक करके दें,
ये सारा चीज़ें। तो ये तो एक हो गया कि एडवाइजरी आगे आने से थोड़ा डिसबर्समेंट उस हिसाब से कस्टमर का थोड़ा इनकम देख के और ये सब करके होगा जी। पिछले 3-4 महीने में ओवरऑल इंडस्ट्री में डिसबर्समेंट थोड़ा सा कम हुआ है। जो जनवरी फरवरी मार्च में हुआ था उसके कंपैरिजन में, वैसे भी अप्रैल में जून थोड़ा कम ही रहता है, बट थोड़ा कम डिसबर्समेंट हुआ है। तो ये कम डिसबर्समेंट होने की वजह से मार्केट में जो ओवर एग्रेशन है वो मेरे हिसाब से थोड़ा 10-20% वैसे ही कम हो जाएगा। सो ओवर हीटेडनेस, ये सब हम जो बातें करते हैं, जो सुनते हैं, वो मेरे हिसाब से नेचुरली कम हो जाएगा। जैसे वो है ना कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया, तो फिर क्या होगा, तो एक बारिश आ गई तो थोड़ा पॉल्यूशन का लेवल अपने आप कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से 3-4-5 महीना अगर डिसबर्समेंट थोड़ा कम हुआ तो वो बारिश का काम करेगा, और जो एकदम पॉल्यूशन का लेवल 400-500 बढ़ जाता है तो वो कम अपने आप थोड़ा हो जाएगा। तीसरा ये है कि स्टाफ को और सब लोगों को समझ में आ रहा है कि क्वालिटी मेंटेन करना कितना जरूरी है। सो चाहे मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, अभी जब मैं फील्ड में बात करती हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मैडम, हमको पैसा नहीं देना है क्योंकि यहाँ से पैसा वापस नहीं आएगा। हालांकि हम तो कभी टारगेट का इतना प्रेशर, हमारे यहाँ पे तो आज तक मैंने 13 साल में कभी भी टारगेट का प्रेशर नहीं हुआ कि हम बहुत ओवर एग्रेसिव टारगेट दे दिए। सो ये 4-5 चीज़ों को मिला के मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीनों के अंदर ये जो स्ट्रेस लेवल है वो कंपैरेटिवली कम होना शुरू हो जाएगा। तो स्टाफ को भी थोड़ा बेहतर फील होगा, उनको भी लगता है कि ये कैसे करे, कि हमसे नहीं हो पा रहा है। और दूसरा एक पॉइंट भी है कि अगर हम जब माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं ना, मतलब हमारे सारा जो स्टाफ है मोस्टली लोग माइक्रो फाइनेंस से ही आए हैं, वहीं यहीं पे जन्म पैदा हुए और यहीं पे पले बड़े जी। तो इनको और फाइनेंशियल सर्विसेज या और कोई बिजनेस और इंडस्ट्रीज के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। उनको लगता है कि अरे ये बहुत स्ट्रेस हो गया, ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया। क्योंकि हमारा कंपैरिजन हमारा ही अच्छा, मतलब पुराना जो 10 साल पुराना टाइम है उससे होता है कि अरे पहले तो ऐसे मीटिंग लगता था, सब हो जाता था। उसके कंपैरिजन में अगर हम आज देखते हैं तो हमें बड़ा दुख लगता है। बट जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती है, जैसे पोर्टफोलियो बड़ा होता है, पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल ही दे दूं कि हम जब पहले 2-3 लोगों का फैमिली होता वर्सेस 20 लोगों का फैमिली होता है, तो क्या होता है उसमें? 2-3 लोगों का फैमिली है तो क्या खाना पकाना, क्या घर में लेके आना, कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, वो सब बहुत इजी हो जाता है। जब 20 लोगों का फैमिली होता है तो उसमें बहुत मुश्किल होता है जी। तो माइक्रो फाइनेंस 10 साल पहले वो 3 लोगों का फैमिली था, 10-12-15 हज़ार करोड़ का पोर्टफोलियो था। बोरोवर के पास भी इतने ऑप्शन नहीं थे, स्टाफ को भी क्या पैसा लेके, मतलब इतना अच्छे से हम लोग कलेक्शन सब कुछ करके लेके आ जाते थे। क्योंकि हम कंपैरिजन वो भी टाइम से करते हैं तो हमें ज्यादा दुख होता है। बट अगर हम कंपैरिजन करें और फाइनेंशियल सर्विसेज से, चाहे आप और कोई भी ले लो, वो चाहे ट्रैक्टर लोन ले लो या कमर्शियल व्हीकल ले लो या स्मॉल टिकट पर्सनल लोन ले लो या कंज्यूमर लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड लोन ले लो, अगर हम और चीज़ों से कंपेयर करेंगे तो हमें लगेगी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। हमारा प्रॉब्लम इसीलिए हमको बड़ा लगता है क्योंकि हमने एक ही टाइम देखा है और एक ही इंडस्ट्री देखी है और वैसा ही देखा है कि सब कुछ सही होता है। सो ऐसा तो कभी कोई जगह पे कुछ स्टैटिक तो होता नहीं है, हर चीज़ आगे बढ़ती है। पहले हम वो फीचर फोन इस्तेमाल करते थे, अभी स्मार्टफोन पे आ गए जी। तो मतलब लाइफ बदलती है, दुनिया बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, कस्टमर बदलते हैं, प्रोडक्ट बदलते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना कि माइक्रो फाइनेंस तो बस बदलेगा ही नहीं, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा, यहाँ का कस्टमर भी वैसे ही रहेगा जिसको कुछ पता नहीं है। और नंबर के हिसाब से मैं बताऊँ तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो मेजर करता है कि देश में अपने कितने लोग फाइनेंशियल इंक्लूडेड है जी। और आरबीआई इसको मेजर करता है अपने देश में। आरबीआई का एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का रिपोर्ट हर साल निकलता है, हर साल मार्च में निकलता है। हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2017 में जो था और अभी जो 2024 में है, उसमें मेरे ख्याल से पिछले 5 साल में ये इंडेक्स कम से कम 25 से 30% सुधर चुका है। जो 40% के आसपास था वो अभी 64% के ऊपर हो चुका है। और अगर यही तेजी से, अगर 5-5 साल भी आप निकाल लो कि यही तेजी से बढ़ता रहेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, तो
2030 which is जनरली हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज द विजन फॉर 2030। यस। अगले 6 साल में अगर 5% के हिसाब से भी बढ़ेगा तो और 30% बढ़ेगा, तो हम वैसे ही 90% फाइनेंशियल इंक्लूड हो जाएंगे। इसका मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, यूजेज ऑफ सर्विसेज एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ये 3 पैरामीटर के ऊपर आरबीआई इसको मेजर करता है। और अभी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसमें मेरे ख्याल से अवेलेबिलिटी के ऊपर तो हम वैसे ही बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा जो काम करना है वो है यूजेज और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और यूजेज का परसेंटेज। तो अगले जब हम 30% 40% थे, वहाँ से आज 60-70% है, वहाँ से हम 90% हो जाएंगे, तो लाइफ तो बदलने वाली है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि कस्टमर वैसे ही रहेगा, उसको कुछ पता नहीं है, वो भी सर करके हमें बिठाएगा, ऐसे सब आएंगे मिलेंगे, ये नहीं होने वाला है। लाइफ बदलती रहती है। 60 से 90 पे लाइफ इज गोइंग टू बी डिफरेंट। द क्वेश्चन इज, आर वी रेडी? हम हो, और ये बहुत बड़ी कहानी होने वाली है। 2030 और 2047 जहाँ पे हमारा एज अ कंट्री हमारा गोल है कि हम विकसित भारत बने। अगर हमें विकसित भारत बनना है तो हमारा अभी पर कैपिटा इनकम $2000 है। वहाँ से हमारा एम तो है कि अभी हम 12,000, 15,000, 20,000 डॉलर जो भी हमें बनना है जी। अगर ये सब करना है तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा होने वाली है, और मेरे हिसाब से दिस इज अ गोल्डन पीरियड। जो लोग अभी ये टाइम पे प्रोडक्टिव एज में है, एंड प्रोडक्टिव एज इज यू नो व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, सो 19 से आई थिंक कुछ 50-55 साल का एज इज अ प्रोडक्टिव एज। अगर ये टाइम पे अगर आप ये एज में हो तो ये गोल्डन पीरियड है। सो हमारे आगे वाले जनरेशन को ये नहीं मिला, और शायद हमारे पीछे वाले जनरेशन को भी ये नहीं मिलेगा। सो हम ये कहानी बनती हुई अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। डिसाइड ये करना है कि वो कहानी का हिस्सा हमें बनना है कि नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है और इतने सारे नंबर है। अगर मैं बताने लग जाऊँ तो 1 और घंटा में नंबर बता सकती हूँ कि अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा होगा। एंड आई जस्ट गिव अ सिंपल आइडिया ऑन द अपॉर्चुनिटी। अगर हम प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, आज हमारी कंट्री की एज है 27 साल। अगर 2030 का ये एग्जाम्पल ले ले, अगले 6 साल में, तो ये 27 साल जो है वो 33 बन जाएंगे। जब लोग ये एज में होते हैं 30 से 35 वाले ब्रैकेट में, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? उनको अच्छा घर चाहिए, उनको 2 व्हीलर 4 व्हीलर चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चाहिए, पेरेंट्स के लिए एक अच्छा हेल्थ केयर चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए ताकि हम ट्रैवल कर सके, पहुंच सके, ये सब चाहिए। अभी हम उसमें इतना पीछे है। तो ये सब जो डेवलपमेंट अगले 6 साल में होगा, लोगों का एस्पिरेशन होगा, हाउसिंग का डिमांड बढ़ेगा, हाउसिंग का डिमांड बढ़ेगा तो लोन का डिमांड बढ़ेगा, गाड़ी चाहिए तो लोन का डिमांड बढ़ेगा, एजुकेशन चाहिए तो लोन का डिमांड बढ़ेगा, हेल्थ केयर के लिए वो बनाने के लिए इतने सारा पैसा लगेगा, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। तो अपॉर्चुनिटी एज अ कंट्री बहुत बड़ी है, और कंट्री का ये गोल्डन पीरियड होगा। तो अगर हम अच्छे से काम करें तो हम इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 25-30 साल के बाद वाली जनरेशन को ये मौका नहीं मिलेगा। वेरी ट्रू। दैट्स द अपॉर्चुनिटी दैट वी आर सिटिंग ऑन। सो इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन के ऊपर हमने इतना डीप डाइव करके चीज़ों को समझने की कोशिश की, तो उसमें से एक चीज़ आपने जो बताई कि एक शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए लोग अपने करियर के साथ खेल जाते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उससे ही रिलेटेड था कि बहुत सारे लोग पहल में हमारे साथ आज तक की जो जर्नी रही है हमारी, शुरुआत से लेके अब तक, बहुत लोग हमसे जुड़े, हमसे थोड़ा अलग भी गए, लेकिन फिर वापस हमारे साथ भी जुड़े। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि लोग हमारे साथ काम करके फिर कहीं और गए और वापस आए। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब कई सारे लोग ऐसा कर रहे हैं आज के टाइम पे भी कि हमें छोड़ के जाते हैं, फिर रिटर्न वापस हमारे पास आते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसी क्या यूएसपी है हमारे पास जो लोग बाहर जाके समझते हैं लेकिन साथ में रह कर के क्यों नहीं समझ पाते वो चीज़ को? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे साथ में रह कर के अगर ये चीज़ें सीख जाए तो वो बाहर जा कर के जो हमें मार खानी पड़ती है वो ना खानी पड़े। तो ऐसा क्यों होता है, और इसे समझाने का तरीका क्या हो सकता है हमारे लोगों को? देखो, ऐसा है ना कि कोई चीज़ बहुत क्लोज है
मतलब इतना क्लोज है तो मुझे दिखना बंद हो जाता है। ट्रू मैम, ट्रू। जब ये दूर जाती है तभी दिखने शुरू हो जाती है। जैसे ये रिंग है, इतना पास है तो मुझे दिखेगा भी नहीं कि ये क्या है। आई कैन सी इट ओनली व्हेन देयर इज अ डिस्टेंस। तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम होते हैं, हम इतने पास होते हैं कि हम वो चीज़ को देख नहीं पाते, और जो चीज़ को देख नहीं पाते वो चीज़ को वैल्यू नहीं कर पाते। ये मैं पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ कि देखिए, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पहल बनाना, मतलब कार्तिक और मैं जब, और दक्षा बहन भी उस वक्त, हम लोगों ने जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोचा तो हमने ये नहीं सोचा कि कल को जाके यहाँ पे हमारे बच्चे आके बैठेंगे। हमने यही सोचा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए कि जो बहुत अच्छा प्रोफेशनली और वैल्यू ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन हो। तो वैल्यूज यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। एट अ हाईएस्ट लेवल हमारे वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट लॉट ऑफ पीपल जो आज के दिन में हमारे साथ है वो बहुत पुराने लोग हैं, 10 साल से भी पुराने लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि उनको भी मौका नहीं मिला कि उनको यहाँ मिल रहा था उससे ज़्यादा सैलरी मिल जाता, अच्छा डेजिग्नेशन मिल जाता, वो भी जा सकते थे, और कई लोग जाके वापस भी आए जी। जो वैल्यू सिस्टम के साथ काम करने का मजा है ना जी, वो कहीं पर नहीं। कि जब आप घर पे जाओ तो आप आराम से जाके सो जाओ, क्योंकि आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। एंड आई जस्ट वांट टू रीआइटरेट few value systems, the values that we have as an organization. As an organization, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हम लोग मेरिटोक्रेसी के बेस पे काम करें। मेरिटोक्रेसी का मतलब है कि आपका स्किल और आपकी काबिलियत के बेसिस पे आपको प्रमोशन या आपको जो भी मिल रहा है वो मिले, ना कि आप किसी के क्लोज हो, आप किसी के रिश्तेदार हो, आप किसी का पहचान लेके आए हो, आप किसी का रिकमेंडेशन से आए हो, ऐसे नहीं। जो भी होगा वो काबिलियत से होगा। आज के दिन में कार्तिक का, मेरा एक भी रिश्तेदार ये ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, कोई नहीं है, और सबके लिए सब कुछ सेम रहता है। सो हमारे लेवल पे हम लोग हमेशा फेयर रहने की कोशिश करते हैं, फेयर, ट्रांसपेरेंट, और हम यही उम्मीद करते हैं कि फील्ड में आप जिस लेवल पे भी हो, आप जो भी टीम हैंडल कर रहे हो, चाहे आप ब्रांच मैनेजर हो, चाहे आप एरिया मैनेजर हो, रीजनल हेड हो, आप अपनी टीम को एकदम फेयर ट्रीटमेंट करें, उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको आगे बढ़ाएं। जिनके पास काबिलियत आज के दिन में नहीं है पर उनमें सीखने का एक जज्बा है, उनको हैंड होल्डिंग करें। ये पहले से हमारा फिलोसॉफी है कि हम अंदर से लोगों को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, चाहे उनमें 100 में से 100 चीजें नहीं हो, बट अगर 60-70% भी है तो 30-40% थोड़ा उनका हैंड होल्डिंग करके हम करेंगे। सो वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कोई भी चीज के लिए किसी को भी सवाल कर सकते हो, चाहे आप अपना इंसेंटिव के बारे में हो, चाहे अपना लीव के बारे में हो, चाहे आप कंपनी का कोई भी नंबर के ऊपर आप किसी को भी कहीं पे भी सवाल कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ऊपर से लेके नीचे लेवल तक है। इसी की वजह से हम कर सकते थे, हम शायद 2000 करोड़ के बदले 5-7 हजार करोड़ भी कर सकते थे, थोड़ा और एग्रेसिव हो सकते थे, बट हमें जो करना है ना, हमें सिर्फ ऊपर नहीं जाना है, हमें ऐसे बढ़ना है और हमें लंबा जाना है जी। और अगर लंबा जाना है तो हमारा बेस बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमें बुर्ज खलीफा बनाना है तो 150 माले की बिल्डिंग बनाने के लिए 150 माले नीचे बनाने पड़ते हैं, तभी 150 माले की बिल्डिंग एक खड़ी रहेगी। सो बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, जो कि हमने इतने सालों से किया है। और अभी मैं चाहती हूँ कि हमारे पास ऐसे अच्छे लीडर्स हो कि ये लेगेसी को आगे लेके जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई दिस इज नॉट सम खानदानी बिजनेस कि यहाँ आके कोई और फैमिली में से कोई आके बैठने वाला है। Only professional people are going to be running this. So अच्छा यही होगा कि हमारे पास अच्छे लोग अंदर से ही निकल के आए, और वो भी ये जो हमने इतना सुंदर सा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उसको आगे लेके जाए, जो हमारी वैल्यूज है उसको आगे लेके जाए। क्योंकि मेरी या कार्तिक की लिमिटेशन है कि हम 100-200 लोगों तक पहुंच सकते हैं, बट हमें वो 200 लोगों को ऐसे ट्रेन करना है कि वो 200 से 2000 बने और 2000 से 20,000 बने।
सो हमें अंदर से ही अच्छे लीडर चाहिए, अंदर से ही अच्छे लोग चाहिए जो अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं, अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं, और जिनमें काबिलियत है, जो ईमानदारी से काम करेंगे। वो हमारी पूरी गारंटी है कि वो यहाँ पे उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा और उनको यहीं पे ग्रो करने की इनफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वेरी ट्रू मैम। सो जैसे आपने बोला इतना सुंदर सा ऑर्गेनाइजेशन, वो मेरे को बहुत टच हो गया कि सच में इतना सुंदर ऑर्गेनाइजेशन है। मैं खुद भी आपको ये चीज़ें बताना चाहूँगा। हर व्यक्ति जो मेरे लेवल पे है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो जब मैं वहाँ पे घूमने के लिए निकला था या फिर जब मैं पहल में आया तो सिंपल सा थॉट था कि पैसा कमाना। तो पैसा कमाते कमाते आजकल हर कोई पैसा कमा रहा है। पैसा कमाना इज़ नॉट अ बिग थिंग, पैसा कमा रहा है, बट जो सुंदर लोग, जो अच्छे लोग, जो अच्छी शख्सियत मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन में मिली, शायद इससे पहले मुझे नहीं मिली और पता नहीं आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कुछ अच्छे लोग हमने यहाँ पर ज़रूर देखे, अच्छे लोग यहाँ पर कमाए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे लोग यहाँ पर मिले और बहुत अच्छे लोग कुछ कमाए यहाँ पर आकर के, जो बहुत कम होता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में, जो हर जगह होना चाहिए। एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि होना चाहिए, बट नहीं हो पाता, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये हो रहा है। सो मैम, हम जिस तरीके से अभी आगे बढ़ते आए हैं, तो अब रिसेंटली जो चीज़ें अभी हमने कुछ नए प्रोसेसेस, पॉलिसी, प्रोडक्ट्स को लेकर के चीज़ें अभी नए रिसेंटली हमारा प्रोडक्ट लिस्ट भी आया है। तो बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन हम आगे किस दिशा में जाने वाले हैं? मेरा अभी फोकस रहेगा इस जानना कि हम आगे कहाँ पर जाने वाले हैं। बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन हम आने वाले 5-7 साल में कहाँ जाने वाले हैं, और इन शॉर्ट टर्म क्या चेंज होगा, मतलब क्या नई चीज़ें ऐड होगी, और इन लॉन्ग टर्म क्या चीज़ें हम सोच रहे हैं, हमारा विजन अब कहाँ पे, किस दिशा में जा रहा है आगे? देखो विवेश, कैसा है कि हम जो 2000 करोड़ तक पहुंचने के लिए हमने जो किया, अगर वही करते रहेंगे तो यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। यहीं पे हम, मतलब यहाँ से थोड़ा 19-20 ही हो पाएगा। बट अगर हमें यहाँ से, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इकोनॉमी बढ़ेगी, हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, पॉपुलेशन का एस्पिरेशन इतना बढ़ जाएगा, ये सब में वन इज कि इंडिविजुअली मैं क्या बन सकती हूँ या क्या करना चाहती हूँ, और दूसरा ये है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम ये जो पूरा अपॉर्चुनिटी मार्केट में आएगा उसका कैसे हम फायदा उठाएंगे या उठाना चाहते हैं। तो हम लोग काफ़ी सारा कुछ स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते रहते हैं, और स्ट्रैटेजी सिर्फ एक नहीं होती कि चलो लोगों को इधर से इधर कर दिया, यहाँ पे नए ब्रांच खोल दिए तो बस हमारा ग्रोथ हो जाएगा। हालांकि फील्ड में ना जनरली मुझे यही बिलीफ सुनने को और देखने को मिलती है, सबका यही है कि अगर ब्रांच खुल रहा है तो ग्रोथ हो रहा है, तब बड़ा मजा आ रहा है, तब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रहा है। मेरे हिसाब से वो बहुत छोटी सोच है। सिर्फ ब्रांच खोलने से ही ग्रोथ नहीं होता है, वो 100 चीजें होती है, उसमें से एक चीज है कि आप ब्रांच भी खोल रहे हो तो ब्रांच ऐसा है, फिजिकल है, वो देख के समझ में आता है कि अच्छा 100 से 150 हो गया तो अच्छा हम ग्रो हो गए। बट आगे जाके हमें जिस तरह का ग्रोथ करना है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एज एन ऑर्गेनाइजेशन फोकस करना पड़ेगा। जैसे प्रोडक्ट, तो हम प्रोडक्ट में जैसे हम लोग लीडर्स हैं, हम लोग काफ़ी नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऑन क्लाइमेट प्रोडक्ट्स, बिकॉज क्लाइमेट रिलेटेड, वाइल क्लाइमेट इज अ बिगेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमन काइंड, मतलब हमारा पूरा मानव जात के लिए पूरा बड़ा थ्रेट है कि इतना साइक्लोन आएगा, इतना रेन बहुत एबनॉर्मल आएगा, फ्लड्स आएगा, ये सब होगा, तो इसका बुरा असर होना तो पक्का है। बट हर एक प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो मेरे हिसाब से माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए क्लाइमेट के ऊपर काम करना एक सबसे बड़ी और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ऐसा क्यों मैम, अगर मैं जानना चाहूँ? इसका रीजन ये है कि इसका इम्पैक्ट, जैसे हम बैठे ये बिल्डिंग के अंदर, चाहे बाहर कितनी बारिश हो जाए हम तो सेफ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो रोड पे ठेले पे सब्जी बेच रहा है, या जो फार्मर है, या जिसका कच्चा घर है, उसके ऊपर तो बहुत इम्पैक्ट आएगा। जब हमारे 70% कस्टमर्स रूरल है और हम जो कस्टमर को सर्विस करते हैं वो बॉटम ऑफ पिरामिड है, उनको तो असर आएगा ना। तो या तो उनको जो पैसा दिया है, तो फिर हमारा सबसे बड़ा टेंशन होगा कि अच्छा हमारा रिकवरी कैसे आएगा, ये सोच के आप काम करना बंद कर दो। बट यही कस्टमर है जिनको आपकी जरूरत कल भी थी और परसों भी होने वाली है जरूरत उनको, तो उस वक्त आप कैसे अवेलेबल रहेंगे। और मेरे हिसाब से दुनिया भर में ये सेंचुरी का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी, जो थ्रेट है वो अपॉर्चुनिटी ही है।
क्लाइमेट के ऊपर काम करना, जैसे पक्का रूफ बनाने के लिए फंडिंग करो, या स्मॉल और मीडियम फार्मर को फंडिंग करे जिससे वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स, ऐसे जो बीज होते हैं वो लेके आ पाए जो ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, मतलब वो बहुत कम भी बारिश हुई तो भी वो उसका फसल पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, या वो ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी यूज करेगा जिसमें उसको पानी की जरूरत कम पड़े, या ऐसा कुछ करेगा कि उसको पेस्टिसाइड कम डालना पड़े, या ऐसा कि हम पानी को कैसे बचाएं। तो उसके लिए अभी हमने क्लाइमेट स्मार्ट वाटर के ऊपर वर्कशॉप करना भी चालू किया है। अच्छा। तो बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी क्लाइमेट में आएगी। जैसे जैसे हमारे कंट्री का एक फोकस ये भी है कि जैसे मैंने बहुत बार बताया कि पॉपुलेशन इतना बड़ा है तो उनको नौकरी तो देना पड़ेगा। अब इतना नौकरी गवर्नमेंट नहीं दे पाएगा तो क्या करेंगे, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटी आएंगे। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब एमएसएमई होगा। तो एमएसएमई में अगर एक छोटा सा कोई यूनिट खोल रहा है जिसमें कुछ काम हो रहा है, जिसमें वो 2-4-5 लोगों को नौकरी दे रहा है, तो ऐसे हम उसको फंड कर सकते हैं क्या। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद एमएसएमई को बहुत प्रमोट करेगी, क्योंकि नौकरियां तो इतनी क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमको क्रिएट करना है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे पहला जो चीज लगता है आइडिया को छोड़ के, वो है पैसा जी। तो ये सब फंडिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत है, और आगे जाके माइक्रो फाइनेंस में हम काम करते रहेंगे, पोर्टफोलियो बढ़ेगा, ज्योग्राफी रहेगा, तो प्रोडक्ट्स बहुत अलग अलग आएंगे। तो बहुत सारा प्रोडक्ट के ऊपर काम होगा। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज होगा वो टेक्नोलॉजी। हम लोग ऑलरेडी काफी आगे हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, बट बहुत सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आएगा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारा काम कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करना सो दैट हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट पहुंचा सके, ज्यादा एक्यूरेटली पहुंचा सके, तो वो सारे चीजों के ऊपर बहुत काम होगा। सो प्रोडक्ट प्रोसेसेस के ऊपर बहुत काम होगा। एंड ऑफ कोर्स पीपल, इनेबलिंग स्ट्रक्चर, कि पहले कर रहे थे वो स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आएंगे, और स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे कि ये सारा जो नए प्रोडक्ट्स आएंगे, प्रोसेसेस आएंगे, टेक्नोलॉजी आएंगे, उसको हम बेहतर से बेहतर कैसे इनकॉर्पोरेट कर सके। सो बहुत सारे चेंजेस आएंगे, कोई चीज ऐसे स्टैग्नेट कभी रहती नहीं है, सबको आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे चेंजेस मार्केट में, इकोनॉमी में, फाइनेंशियल सर्विसेज में। हम सिर्फ माइक्रो फाइनेंस ही सोच के बैठ जाते हैं, बट माइक्रो फाइनेंस पहले बहुत छोटा था, एक जिसको कोई देखता नहीं था। अभी हम लोग इतने बड़े हो गए कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट बिग फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम। तो हमें भी अब मेन स्ट्रीम की तरह सोचना पड़ेगा कि हम भी बड़े हो गए। तो अभी हम बड़े हो गए हैं, तो जब बड़े होते हैं तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती है, और हमारे ऊपर डिपेंडेंसी भी लोगों की बढ़ती है, हमको देखते भी है लोग। तो ये सब अभी मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे टाइम आता रहता है, थोड़ा 2-4-6 महीने लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, बट मेरे हिसाब से आगे का टाइम बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। हम बहुत इसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि हर तरीके से हम लोग उसका फायदा उठा पाए एज एन ऑर्गेनाइजेशन। And I would request all of you should also become a part of that story. Sure, ma'am, definitely. जैसा आपने बताया, कुछ भी सीधी लाइन पे नहीं चलने वाला, परिवर्तन संसार का नियम है। So एक परिवर्तन जो हमने पिछले साल से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, जो पिछले साल शुरू किया था, परिवर्तन तो नहीं कह सकते, कुछ ऐड किया था, जैसे हम पहले प्रारंभ के नाम से जानते हैं। तो मैम उसको शुरू करने का क्या मोटिव था हमारा, और इस साल भी जो हम करने जा रहे हैं, जो तमिलनाडु और बिहार में भी जैसे आपने डिस्कस किया, तो क्या चाहिए हमें प्रारंभ से हम क्या निकाल पाएंगे, और प्रारंभ के पीछे का मोटिव क्या था, ये समझना। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये लास्ट ईयर भी था कि हम प्रारंभ क्यों कर रहे हैं, और प्रारंभ हमने जब किया, लोगों ने एंजॉय किया, लोगों ने रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बीइंग अ मैनेजिंग डायरेक्टर या बीइंग अ कंपनी का को फाउंडर, क्या मोटिव था उसके पीछे? देखिए, पहल प्रारंभ के 2-3 ऑब्जेक्टिव्स थे। मेरा बहुत सेल्फिश, मेरा या कार्तिक का बहुत सेल्फिश ऑब्जेक्टिव ये नहीं, तो हमारा ये था कि हम सारे स्टाफ से इतना मिल नहीं पा रहे थे, तो हमें लगा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जब हम लोग सब लोगों से एक साथ में मिल पाए, कनेक्ट कर पाए। बेसिकली आइडिया ऑफ प्रारंभ वाज टू कनेक्ट, लोगों से कनेक्ट कर पाए।
बहुत सारी चीज़ें मैंने कुछ बोला, फिर आपने किसी और को बोला, फिर उन्होंने किसी और को बोला, तो वो मैसेज पूरा डाइल्यूट हो जाता है। सो एक होता है ना फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, तो एक ये भी है कि हम खुद बताएं कि कंपनी ने क्या किया, क्या करना चाहते हैं आगे जाके, मार्केट में क्या चल रहा है। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हम लोगों को फर्स्ट हैंड वो इन्फॉर्मेशन दें कंपनी के बारे में, और तीसरा ये भी था कि हम लोगों को सुने, डायरेक्टली सुने। हालांकि बहुत फोरम से लोग पहुंच सकते हैं, बट एक जगह पे आके तो हमने लोगों से सारे उनको बोला कि आप एनोनिमसली लिखो अपना नाम लिए बिना, और हमको बहुत सारे सवाल भी मिले, हमको बहुत सारे सुझाव भी मिले, और बहुत सारे सुझाव के ऊपर हमने काम किया। तो ये हमारे लिए एक डायरेक्ट फीडबैक लेने का भी अच्छा माध्यम था। सो 3 चीजें जस्ट टू समराइज, एक तो लोगों से कनेक्ट कर पाए, दूसरा हम खुद ही बताए कि क्या हो रहा है, और तीसरा हम फर्स्ट हैंड फीडबैक ले पाए। That was the objective of प्रारंभ, and that stays. I am super excited क्योंकि हम लोग अगले ही महीने 2 प्रारंभ तो कर ही रहे हैं जी। और बाकी सारे स्टेट में भी बहुत जल्दी ही करेंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक बहुत अच्छा मौका होता है कि इतने सारे लोग, और वहाँ का एनर्जी बहुत अच्छा होता है, मतलब सडनली इतना पॉजिटिविटी, इतना एक्साइटमेंट, इतना पैशन, और सब लोगों को एक साथ में ये पहल का टी-शर्ट पहन के देख के बहुत अच्छा लगता है। सो आई जस्ट कांट वेट टू सी पीपल। सीरियसली आपने जो बोला मैं इमेजिन कर पाया उस चीज़ को कि परिवार का अंग हैं ये सारे, और अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं और एक साथ मिलते हैं, तो उनको देखना ही अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग देता है। सो एक आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप कुछ हमारे लोगों को कहना चाहते हैं अपने मन से जो भी, तो आप प्लीज़ कहिए, कुछ ऐसा कहिए जो उनके दिलों तक जाए, उनको समझ में आए, और कुछ उनकी लाइफ में बदलाव ला पाए इस चीज़ को लेकर के। हालांकि मैं सारी मन की बातें बता चुकी हूँ, बट आई विल जस्ट समराइज 2-3 थिंग्स जो मेरे हिसाब से बहुत 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 ज़रूरी है। सबसे पहले पहल के बारे में हमारा टारगेट है कि हम एटलीस्ट 3,000 करोड़ का पोर्टफोलियो तक पहुँचे, और उसमें मुझे आप सबका साथ चाहिए। आप सब लोग बने रहिए। मार्केट, प्रोडक्ट, ये वो सब तो ऊपर नीचे होता रहता है। आगे भी हमने देखा है कि कोरोना भी आया, उसके बाद भी हमने बहुत अच्छा काम किया, तो हम सब बने रहे। अच्छा टाइम आप लीजिए। आई एम फेयरली श्योर एंड आई कैन गारंटी ऑल ऑफ यू कि जो भी अच्छा काम करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जरूर आगे बढ़ेगा। हर एक बंदे का ध्यान रखा जाएगा, और हम रखते ही हैं। पर्सनली आई लुक एट ऑल द डेटा, सब कुछ मैं खुद देखती भी हूँ। और तीसरा जो कि ना मेरे लिए बट आपके लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है, आप खुद का स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दें। खुद का ग्रोथ करना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है, अगर आप खुद अच्छे से स्किल्ड है तो आप ऑर्गेनाइजेशन को, फैमिली को, सबको आगे बढ़ा पाएंगे। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे हियर एंड बी अ पार्ट ऑफ 3,000 करोड़ जर्नी वेरी सून। अगले साल हम 3,000 करोड़ पहुंचे, तब आप लोगों का साथ होगा तो इट वुड बी वेरी नाइस। आई एम ऑलवेज वेरी थैंकफुल एंड thank you so much for always being there and carrying forward the value system of Pahal. Thank you so much मैम, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया। और सबसे बड़ी चीज़, मैं खुद नर्वस था आपसे ये जो डिस्कशन शुरू किया उसके पहले, लेकिन आपने जिस तरह से इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाया, थैंक यू so much. Thank you Romesh, wonderful, thank you so much. Thank you.